कि क्या है आज का सवाल, जरा बता देते हैं आपको, क्योंकि इंडिया का ये सवाल है कि आपातकाल भारत की अर्थव्यवस्था में है या कांग्रेस के अंदर है। ये सवाल निकला है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान से। राहुल ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में 4 गंभीर बयान दिए। राहुल का पहला बयान, देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। राहुल गांधी का दूसरा बयान है कि ऐसा आर्थिक संकट आएगा जो देश के लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ने दूसरा बयान दिया कि जनता के दबाव को कुचलने की कोशिश की जाए और सरकार इमरजेंसी जैसी चीज लागू कर दे। तीसरी बात राहुल ने यह कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेज उनके पास आ रहे हैं, सिस्टम अंदर से हिल रहा है। और चौथा बयान राहुल ने यह दिया कि उनका आकलन है 1 साल के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी के बयान है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया वो तो आपको बता देते हैं। पार्टी का कहना है कि अगर राहुल गांधी के अनुसार देश की संस्थाएं उनके लिए काम कर रही हैं, लगातार उन्हें जानकारी दे रही हैं, तो उनकी पार्टी चुनाव क्यों हारती जा रही है। राहुल ने एसआईआर का इतना कड़ा विरोध क्यों किया। बीजेपी ने पूछा है कि आर्थिक संकट से निपटने के उपाय भारत ने नहीं किए तो अर्थव्यवस्था अब भी इतनी मजबूत क्यों बनी हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति हैं, वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर महायुद्ध के तेल संकट के बीच विपक्ष ने बड़ा प्रहार किया। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जिस इमरजेंसी से सावधान कर रहे हैं वो कहीं कांग्रेस के अंदर का डर तो नहीं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस के लिए एक बड़ा पैनल है। छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस शुरू करते हैं। भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति है और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज करें, हो सकता है। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। मोदी जी तो अभी चलेंगे 10 साल और उनके जमाने में नीचे जा रही थी, हमारे जमाने में तो ऊपर जा रही थी। बिल्कुल नहीं डर रही। 1 साल में सरकार चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। पहला सवाल, राहुल सिर्फ सनसनी पैदा करना चाहते हैं या उनके पास कोई ठोस तथ्य भी है। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी के पास आंतरिक विद्रोह का कोई ठोस सबूत है। तीसरा सवाल, देश की संस्थाओं की ओर से मैसेज भेजने की बात कहना राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल नहीं है। और चौथा सवाल, क्या सरकार वाकई आर्थिक दबाव को भांपने में नाकाम हो रही है। पांचवा सवाल, आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष के पास कोई सुझाव भी है या सिर्फ दबाव की राजनीति ही चलेगी। मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही मीता चक्रवर्ती, प्रवक्ता कांग्रेस। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मीता चक्रवर्ती जी से। कांग्रेस जो कह रही है, आप उस बात से तो पूरी तरह सहमत हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है इसको भांपने में। देखिए, शायद पूरी तरह से विफल भी नहीं है। ये बात क्या सच नहीं है कि कुछ दिन पहले आके पीएम मोदी ने अपनी नेशन की तरफ एक एड्रेस में काफ़ी सारे मुश्किलों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। फ्यूल और गैस प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है। ये बात क्या सच नहीं है कि उन्होंने अपने एड्रेस टू द नेशन में उन्होंने काफ़ी सारे एडवाइसेस दिए थे कि कैसे आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए।
कि रूपी का जो कांस्टेंट डिवैल्यूएशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ रहा है, नया इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है वो जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहा है, हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो प्रॉब्लम्स है, और हमारे देश में जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज एक प्रॉब्लम है वो इनकम इनइक्वालिटी की है कि सांसद जो इतनी सारी रिसोर्सेस है वो सारी रिसोर्सेज। मीता जी आप आंकड़ों की भी तो बात करेंगे ना, मोदी जी ने जो आकर कहा वो तो कहा, देश को कहा, आंकड़ों पर भी तो विश्वास करके बात कर लीजिए ना, या सिर्फ यही कहना कि बहुत टेंशन हो रखा है। अभी आप इनकम इनइक्वालिटी की बात अगर करेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी में हमारी देश का कौन सी स्थान में है? पूरी देश की जो रिसोर्सेस है वो कितने परसेंटेज लोगों के अंदर, अगर आप देखें कि 95% रिसोर्सेस कितने परसेंटेज लोगों के हाथ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये सारी चीजें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पिछले 40 साल में वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप आज के दिन के देखें, तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, आप यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ और कह रहे हैं, आप सुनी है उनका बयान? धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए उनको। ले इतने सारे पैरामीटर, धनंजय जी जवाब दीजिए। इकोनॉमिक डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ मनोज्ञा इंडिकेट कर रहा है। मनोज्ञा जी, राहुल गांधी को कोई प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी ही प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी प्रॉब्लम में है, ये एक दूसरा प्रश्न है। राहुल गांधी की अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो लगातार वो प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट देते हैं। कभी तो यहाँ तक कह चुके कि जनता डंडे से मारेगी। राहुल, बिहार में कहावत है कि यही आस लटके रहे कभी बसंत ऋतु आए। राहुल गांधी जो अपनी फेलियर को, अपने लगातार हो रहे हताशा और निराशा को चुनाव में, अभी अब कह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो चुनाव आयोग को बीजेपी से मिला हुआ बता रहे थे, और अभी चुनाव आयोग से उनको मैसेज आ रहे हैं। कोर्ट में जब उनके खिलाफ कोई निर्णय होता है तो कहते हैं कि भाई सब लोग मिले हुए हैं, और SIR में जब कोर्ट में हारते हैं तो कहते हैं कि भाई न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है, और अभी उनको मैसेज आ रहे हैं। अब राहुल गांधी कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा पूरी तरह से रिफ्यूज है। और अगर आप आंकड़ों में बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ऑल टाइम हाई है। आप इस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अभी इसी सरकार के दौरान बने हैं। अगर ई वे बिल जनरेशन की बात करें तो भी लगातार हर महीने बढ़ रहा है। 12.9% के बारे में भी बात कर लीजिए भाई। आपके सवाल एक साथ पूछ लीजिए। मनोज्ञा जी देश के नामचीन पत्रकार हैं, उनके सवालों का जवाब दे लो। राहुल मीता जी आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा था ना, फिर आप कहते हैं आपको समय नहीं देते हैं। सबसे पहले आप ही को बोलने दिया है मैंने। हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो नहीं बोला कि सर्विसेज भी अप्रैल में 58.5% था, 58.9% हो गया। बिजली खपत अब भी लगातार 3.5% से 5.9% हुई है। इनके सरकार में इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट में था, अभी 3.8% पर है। आप किस पैमाने पर, किस मानक पर, किस चीज पर बात करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार की पर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बात करना चाहते हैं, जीडीपी पर कैपिटा के बारे में भी बात कर लीजिए। किस डाटे पर, किस पैमाने पर, किस चीज पर आप बात करना चाहते हैं? अगर राहुल जीडीपी पर कैपिटा में बात कर लीजिए, लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लीजिए, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लीजिए। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यही है, राहुल गांधी की दिक्कत है कि राहुल गांधी से दिक्कत है कि राहुल। अच्छा चलिए मैं आपको आंकड़े ही बता देती हूँ, एक मिनट मीता जी, आपको जरा आंकड़े बता देती हूँ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े, IMF के आंकड़े हैं, क्योंकि देश की सरकार के आंकड़ों पर आपको थोड़ा कम विश्वास होता है कभी कभी, तो मैं बता देती हूँ। भारत के हिसाब से उनका 6.5 हमारा ग्रोथ रेट रहा है, अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.3 है, चीन का ग्रोथ रेट 4.4 है, जापान 0.7, जर्मनी 0.8। बेस लाइन के बारे में भी बात कीजिए। आप अमेरिका का अगर आप टोटल मार्केट वैल्यू देखेंगे और उनका ग्रोथ रेट परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे, देन इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। आप मुझे जीडीपी पर कैपिटा बता दीजिए। यूपीए सरकार के वक्त, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जीडीपी पर कैपिटा में हमारी स्थान था 136, अभी क्या स्थान है? अराउंड 148। तो कुल मिलाकर अच्छा कुछ नहीं है, जो है सब खराब है। जो किया कांग्रेस ने अच्छा किया, बीजेपी जो कर रही है खराब है, फिर भी वोट में। अच्छा अगर चीफ इलेक्शन आपके सीईसी आपको लगातार मैसेज भेजते हैं, चुनाव का हार जाते हैं, हमको ये भी बता दीजिए ना। अगर इतने मैसेज आ रहे, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। बड़ा मशहूर डायलॉग था, हर्षवर्धन जी को लेकर आऊंगी मैं इसके जवाब के लिए। हर्षवर्धन जी, बड़ा फेमस डायलॉग है एक सिनेमा का, मूवी का, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, कुछ ऐसा ही तो नहीं चल रहा है यहाँ पर? नहीं देखिए, क्या कहें मनोज्ञा जी, अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। वैसे एक आंकड़ा मैं बता देता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाए। मनमोहन सिंह के समय में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी 75 से 80 हजार रुपए, और आज वो है 2 लाख रुपए। ये एक प्रति व्यक्ति औसत आय का आंकड़ा है, इसको जानना चाहिए।
और भारत में पिछले 12 वर्षों में कोविड काल का आंकड़ा है, जिसको ज्यादातर प्रवक्तागण लोग कोट कर देते हैं, कहते हैं कि 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो कोविड के समय की थी। पिछले कुछ समय में सबसे बेहतर रोजगार के आंकड़े रहे हैं। अब चूंकि फैक्ट पर बात नहीं करनी होती है, राहुल गांधी की तरह रेटोरिक पर बात करनी होती है। सोचिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको 3 साल से मैसेज कर रहा है, उसके घर पर आगरा में इन्होंने पत्थर चलवा दिया, उसके बेटी दामाद के बारे में जानकारी लीक करके उनके ऊपर निजी हमला करवाया, और बार बार वो कहते रहे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये लगातार नाम लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर उनके ऊपर हमले करते रहे। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वो जो मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है। दूसरा, अगर आपको हेड ऑफ इंटेलिजेंस, आपको अगर जुडिशरी, आपको अगर हर कोई मैसेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप तो सरकार चला रहे हैं, आपके पास सारी जानकारी है। उसके बावजूद एक भी प्रमाण नहीं आप दे पाते, न्यायालय में जाकर आप जो कुछ बताते हैं वो गिर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, राहुल गांधी राजनेता के तौर पर अयोग्य हैं। कहीं से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 4-5 लाइन वही तय है। आर्थिक सुनामी ये तब भी बोल रहे थे जब 2015 में, आर्थिक सुनामी आज भी कह रहे हैं, और वो लगातार राहुल गांधी अयोग्य है, कमजोर हो जाए, और इस तरह के बयान देते रहते हैं। जवाब दीजिए मीता जी। कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने का वक्त भी दीजिए मैडम। आप ही में आ रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब राहुल गांधी दिखाते हैं कि सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा इलेक्शन में कितने लोगों ने, कितने वोट चोरी हुआ था, कितने फेक वोटर्स थे, कितने लोगों का हाउस नंबर 0 था या फादर्स नेम ABCD था, तो एक भी डेटा पॉइंट के ऊपर रिबार्टल नहीं आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मैसेज तो आपको भेज रहे हैं, हरियाणा के वोटर रिबर्टल नहीं आता, लेकिन आपको मैसेज आता है। यू कैन नॉट इंटरप्ट मी। नहीं, ये तो बता दीजिए मैसेज। अरे सुन तो लीजिए मीता जी, ये तो बता दीजिए, रिबर्टल नहीं आता लेकिन मैसेज आ जाता है। एक बार भी ज्ञानेश कुमार जी और उनके ऑफिस से ये रिबर्टल नहीं आता कि ये ब्राजीलियन मॉडल का नाम 22 बार नहीं आया था। एक्सीडेंटल इंक्लूजन था या कोई AI स्क्रिप्ट रन किया गया था कोई कॉल सेंटर की तरफ से? आप मुझे ये बता दीजिए कि एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम और डिफरेंट नाम से ब्राजीलियन मॉडल का पिक्चर 22 बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में कैसे आता है? तो उसके बाद जब हम वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और इसका कोई भी एक भी डेटा पॉइंटर के ऊपर रिबर्टल नहीं आता। वैसे ये बड़ा दिलचस्प है कि सवाल आप उठाते हैं, रिबर्टल नहीं आता लेकिन मैसेज आ जाता है नेताओं को। मैं नेता खुद कह रहे हैं कि उनको मैसेज आए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए। जिस दिन राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे, दूसरे ही दिन कई चैनलों ने, कई पत्रकार और कई लोगों ने जाकर के पता किया था, वो बिल्कुल फेक निकला। जो जो एड्रेस उन्होंने दिखाए थे, जो जो लिस्ट उन्होंने दिखाई थी, वो पूरी तरह से फेक निकली। अगर वो सत्य होती तो ये कोर्ट में स्टैंड करता और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने फैक्ट चेक में गलत पाया गया था और सारे चैनलों ने इसको चलाया था। दूसरी बात बताता हूँ, राहुल गांधी बिहार में घूम रहे थे, एक महिला को पकड़ करके ले आए, महिला ने उनका कोई नहीं बोल रहा था। आपकी बात पूरी रखने दी जा रही है ना, बोल लीजिए, फिर आपको मौका दूंगी, सबसे ज्यादा आपको मौका दूंगी मैं आज बोलने का। सुप्रीम कोर्ट में मनोज्ञा जी, कोर्ट ने कहा कि आप 10 आदमी ले आइए, लास्ट में कहा कि 5 आदमी ले आइए जिसका SIR में नाम कटाओ, जिसका गलत एंट्री हुआ। 5 आदमी नहीं मिले, 5 आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिले। और जो हरियाणा की बात करें, दूसरे दिन फैक्ट चेक में गलत हो गया, दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे सारे इंफॉर्मेशन की गलत पाई गई थी। वेरी नेक्स्ट। चलिए, आप SIR की बात कर रहे हैं ना, तो मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ। SIR पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, आप ही बता दीजिए। SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, जब मांगा जाता है सबूत, तो सबूत के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने नुमाइंदे भेज देता है कि ठीक है, आप जाकर इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, और फिर बंगाल में आप उन्हीं को अपनी कस्टडी में रख लेते हैं आपके। नहीं, देखिए SIR की प्रक्रिया पर तो हमने शुरू से सवाल उठाया था। हमने खुद नाम भरे, फॉर्म भरे SIR में, मगर SIR का जो प्रक्रिया थी उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था, 1,33,00,000 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया 3-3 बार, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तो वापस लोगों के नाम जुड़े, अभी तक जुड़ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव भी करवा लिया, नई सरकार भी बन गई। तो ये सब SIR तो अब इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बड़ी ताकतें हैं ना, देश को एक बड़ी ताकत चला रही है। असली मुद्दों पर बात नहीं करना है। राहुल जी ने आज जो कहा है वो तो असली मुद्दा है देश का। देश की अर्थव्यवस्था असली मुद्दा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, आज एक कंपनी मैंने सुना है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी का स्कैम आया 15.5 लाख करोड़ का।
और वो कंपनी फर्जीवाड़ा करती थी और वो लिस्टेड है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन का इन्वेस्टमेंट है उसमें। मेरे मित्र हर्षवर्धन जी बैठे हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत डिफेंड करते हैं सरकार को। उनको पूछिए, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा अगर आप उद्योगपतियों में और ऐसे उद्योगपतियों में जो फेल हो रहे हैं अगर उसमें लगा रहे हैं। अभी बात राहुल जी की हो रही है ना, आप फिर राहुल गांधी जी से आप फिर बात इधर उधर जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आप इंडिया ब्लॉक से हैं, ये बात तो तय है। मैं जरा राजकुमार भाटी जी से भी पूछ लूं। स्वयं प्रकाश जी, मुद्दे पे ही बात कर रही हूँ, मुद्दे पे ही बात कर रही हूँ स्वयं प्रकाश जी, सुन तो लीजिए। मैं कह रही हूँ राजकुमार भाटी जी से भी पूछ लेते हैं ना, समाजवादी पार्टी भी एक ही मंच पर है सब साथ में। जब आप पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि भाई चुनाव आयोग से उनको मैसेज आता है लेकिन चुनाव पता नहीं क्यों हार जाते हैं। जी मैं बोलूं क्या? जी भाटी साहब बोलिए, बिल्कुल। हाँ देखिए, राहुल गांधी जी के पास क्या मैसेज आया है, उनके पास क्या आंकड़े हैं और वो किस आधार पर अर्थव्यवस्था का आकलन कर रहे हैं, ये जवाब तो राहुल गांधी जी देंगे। और कांग्रेस की प्रवक्ता आपके पैनल में बैठी हैं, उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं। लेकिन ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, तो साधारण जानकारी, साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट में है। और ये इशारा तो खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि कार पूल करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड मत खरीदिए और एहतियात बरतिए। सारी बातें मोदी जी ने कही हैं। और जो आज देश के हालात हम देख रहे हैं, देखिए आंकड़े कुछ भी के हैं, जो हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और बीजेपी के प्रवक्ता बहुत शानदार आंकड़े पेश कर रहे हैं कि देश में तो सब कुछ चंगा सी। लेकिन अगर ज़मीन पे आप उतरेंगे और ज़मीन पे आप देखेंगे, लोगों के चेहरे देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी मुसीबतें सुनेंगे, तो देश की जनता संकट में है। आप किसी भी शहर के लेबर चौक पर जाकर देखिए, सुबह इतनी भीड़ लगती है, लोग 2-2 बजे तक भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, वो बिना काम के घर वापस चले जाते हैं। आप अस्पतालों में जाके देखिए, इतने दुखी लोगों की लाइन लगी हुई है। आप कोई नौकरी का इश्तहार देखिए, नौकरी की लाइन देखिए, चपरासी की नौकरी के लिए MBA, BTech, MTech, MA, MSc लड़के लाइनों में लगे होते हैं। तो क्या ये देश की हालत खराब नहीं है क्या? ये दिखाई नहीं देता हमें? राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए 85 करोड़ लोग हर महीने लाइन में लगते हैं। क्या ये देश की खराब अर्थव्यवस्था को इंगित नहीं करता? हमें केवल जो 4, 5, 6 उद्योगपति देश के विकास कर रहे हैं, माननीय मोदी जी की मित्रता सूची में आते हैं, जो मोदी जी के समर्थक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करके देश की आर्थिक स्थिति नहीं देखनी चाहिए। थोड़ा सा समय और चाहूंगा, आधे मिनट और चाहूंगा। जो आपने अभी थोड़ी चर्चा आपने SIR पर, नहीं आधी मिनट दे दीजिए कृपया, मुझे केवल आधी मिनट दे दीजिए। 30 सेकंड। अभी जो चुनाव आयोग पे आपने चर्चा कराई कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्या सबूत है, सबूत पेश नहीं करते, सबूत नहीं देते। क्या चंडीगढ़ में सबने नहीं देखा था कि चुनाव अधिकारी खुद बैलेट पेपर निशान बना के वो कैंसिल कर रहा था, चुनाव परिणाम को प्रभावित कर रहा था, और चुनाव आयोग ने मान के नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपको संदेश आते हैं, यही तो हमें समझना है कि आप कितनी दिलचस्प बात बता रहे हैं कि संदेश आते हैं लेकिन वोट क्यों नहीं आते हैं, यही तो हम भी समझना चाहते हैं सर। अब धनंजय जी इसका जवाब दीजिए। आप पहले जो आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, वोट भी राजकुमार जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित ने, मनोज्ञा जी, हाँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने बताया कि राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ये भी ठीक कहे थे चुनाव के रिजल्ट आने के पहले कि ममता बनर्जी ने बंगाल का इतना बुरा हाल किया है कि भाजपा के लिए उन्होंने मार्ग स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तो राहुल गांधी ने यह भी ठीक कहा होगा कि रे भाई, ममता बनर्जी के जिस बंगाल का जो बुरा हाल किया उसके कारण भाजपा वहां चुनाव जीत रही है। रिजल्ट आने के पहले राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ये TMC के जितने प्रवक्ता आते थे लगता था स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएंगे, लेकिन आज की इनकी स्थिति देखिए। जो बंगाल में जिस तरह से इन लोगों ने कत्ल गारत का जो पेशे मंजर किया, आज बंगाल की जनता ने नकार दिया, तो समय समय से सरकार नजर आता है। दूसरी बात अब सुनिए, भाटी जी कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है। 85 करोड़ लोगों को अन्न मिलने के बाद गेहूं का बफर में स्टॉक 817.5 लाख टन, 3 लाख टन है, यानी कि ऑल टाइम सबसे ज्यादा रिजर्व गेहूं का अन्न भंडार है। तो अन्नपूर्णा काशीपुराधीश्वरी अन्नपूर्णा मोदी जी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो बांट रहा है, सबसे ज्यादा बफर स्टॉक आज हमारी सरकार में है। तो भाई आप कह रहे हैं कि पहले लोग जाइए तो पहले क्या घर से पकड़ के लाना पड़ता था, घर से पकड़ के लाया जाता था। भाई लोग काम करने के लिए, रोजगार के लिए निकल कर आते हैं।
बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर है। और जो राहुल गांधी की आप बात करें, आप कुछ देर पहले कह रहे थे इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस में कौन है कौन नहीं है? ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में एक सीट नहीं दी थी बंगाल में, कहती थी कि मेरे आने में तुम्हारा क्या काम है, बंगाल में किसी को आने नहीं दे रही थी। और अब ममता बनर्जी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाते हैं। देखिए 2024 में हमारी कुछ गलतियां रही, नहीं तो 2000 जो बैसाखी की सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है ना, जो बैसाखी पर टिकी है, ईडी सीबीआई के बिना इनकी बैसाखी साखी पे है। सुनिए बिना ईडी और सीबीआई के एक्सटॉर्शन के आपका खेल नहीं जमता है। आप जो खेल जमाते हैं ना, जो भाई आप इतना काला धन क्यों रखते हैं, इतनी गंदगी जमा करके क्यों रखते हैं? पार्षद आके गर्लफ्रेंड का क्यों अरबों रुपए मिलता है? आपके किसी भी कार्यालय में छापा मार दिए क्यों नोट की गड्डियां मिल जाती है? नोट के सड़ रहे हैं, जो गरीब के काम आ सकता था आपके कार्यालय में नोट सड़े हुए मिल रहे हैं, बोरा के बोरा झोला के झोला नोट सड़ रहे हैं। इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? क्यों ईडी से डरते हैं? क्यों अपराधी पाल रखे हैं? क्यों गुंडे पाल रखे हैं? क्यों शाहजहां को पाल रखा है? क्यों जहांगीर को पाल रखा है? क्यों डायमंड हार्बर कल्चर है? क्यों आपके उनसे ममता बनर्जी के भतीजे से सारे लोग नाराज हैं? ये कट मनी कल्चर क्यों फैला रखा है? क्यों मसूरी चेक बढ़ा रखा है? क्यों ईडी से डर रहे हैं? क्यों सीबीआई से घबरा रहे हैं? क्यों अपराधियों को बढ़ावा दी? सारी चमक खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी चमक की बात कर रहे हैं तो जरा ये भी बता दूं कि 20 से ज्यादा सांसद तो तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी में आने को तैयार हैं। स्वयं प्रकाश जी, आप अभी टीएमसी में हैं कि कल फिर कोई दूसरे दल के साथ बैठे? मनोज्ञा जी को छोड़ के मनोज्ञा जी भी पूछिए कौन वाले टीएमसी? अरे आप मुझे बोल लेंगे वो तो ठीक है, जो तो दोष नंदो घोष আমাকে बोलने की হবে, बताइए मुझे। मनोज्ञा जी सुनिए, ममता बनर्जी की जो पार्टी है माँ माटी मानुस की पार्टी टीएमसी में है। माँ ममता बनर्जी के साथ हम लोग सब है। अरे ममता बनर्जी, टीएमसी कौन सा क्या होता है? तुम्हारा कौन सा बीजेपी है? अमित शाह का ही तो बीजेपी है, थोड़ी तुम्हारे शुभेंदु अधिकारी का चलता है। ऋतुव्रत बैनर्जी और काकोली घोष दस्ती में पिछले हफ्ते तक यही कहते थे, रगड़ के आ गए। ममता बनर्जी ने नाक नहीं रगड़ा। अब तो बंगाल पर नहीं, अभी तो राहुल जी पर बहस कर लेते हैं। मीता जी नाराज हो जाएंगी। जरा मीता जी को आने दीजिए, मीता जी को बुला लेते हैं। सीबीआई के डर से चले गए ना, तो आप डरा धमका के लोगों को ले सकते हैं जिनका माथा और स्पाइन। आपके खुद के सांसद कह रहे हैं कि आपने डरा धमका के उनको पार्टी में फैसले करवाए हैं। छोड़िए ना भाई, क्या स्वयं प्रकाश जी अपने पार्टी के नेताओं के तो बयान सुनकर आया करिए बोलने। चलिए मीता जी सीधा आरोप, समाजवादी पार्टी कह रही है राहुल जी का बयान है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हम साथ में हैं। चलिए, चुनाव तो आपने बंगाल में अलग अलग लड़ा, लेकिन जब हार गए तो सांत्वना देने जरूर पहुंच गई, ये बड़ी बात थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो सबसे बड़े अलायंस है या सबसे बड़े फ्रंटल सेल्स है वो है ईडी और सीबीआई। आप ईडी और सीबीआई का अगर आप कन्विक्शन रेट देख ले ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई टूल्स अगेंस्ट करप्शन नहीं है, ये सिर्फ टूल्स ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन है, ये सिर्फ टूल्स है मीडिया ट्रायल्स के लिए। ईडी का अगर आप कन्विक्शन रेट देख ले कि 2014 के बाद पीएमएलए एक्ट के अंडर कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड हुआ है और उनके कितने सारे केसेस चलिए आपसे 3 सवाल हुआ है। मेरा आपसे ये सवाल, आपके वो 3 सुझाव क्या हैं? आप जो कह रही हैं कि विपक्ष के पास अगर आर्थिक मोर्चे पर उतरने के लिए अगर कोई सवाल है या जवाब है या सुझाव है तो वो बता दीजिए कि क्या वो 3 काम करने चाहिए बीजेपी को जिससे सरकार बेहतर चले, आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उसका सुझाव है? जो मैसेजेस आते हैं उसमें सुझाव आते हैं क्या? वही तो सवाल, वही तो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, बताइए ना सुझाव, फिर आप कह रही हैं वही प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, आप मुझे मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट करने दीजिए मैडम। आप अगर हर 10 सेकंड्स इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे बताऊं? पूरा 1 मिनट दूंगी आपको। मांग कर रहे हो तो यस, आवर फोकस हैज ऑलवेज बीन इन द स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज। आप कैसे स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज को प्रमोट कर सकते हो, कैसे स्टार्टअप लोन्स की व्यवस्था कर सकते हो, कैसे बिना इंटरेस्ट या वेरी मिनिमल इंटरेस्ट में आप स्टार्टअप्स को एनकरेज कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज से ही एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन हुआ है ट्रेडिशनली इंडियन मार्केट्स में। तो ऐसे काफी सारे हमारी, कैसे हम लोग और भी लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकते हैं अमंग ऑल द कॉर्पोरेट्स रादर देन मोनोपोलाइजिंग द एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम फॉर ओनली अ फ्यू कॉर्पोरेट्स हु आर क्लोज टू द पावर सेंटर। ऐसे काफी सारे सजेशंस हैं और मैं धनंजय जी ये सुझाव है, आपको लग रहा है इससे काम आएगा? ऑपोजिशन के साथ एंगेज करेंगे मैडम, तब सुझाव मिलेगा। पर मोदी सरकार इतनी ऑटोक्रेटिक सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल से फंक्शन करते हैं। वो मीता जी जवाब ले लूं धनंजय जी का, 1 मिनट हो गया। कोई सजेशंस?
चलिए बताइए धनंजय जी, जवाब मनोज जी, दीजिए। सुझाव आ गए विपक्ष के? मैं मीता जी को 3 सुझाव दे सकता हूं कांग्रेस रिवाइवल के, लेकिन पहले जो डाटा पर बात कर रहे थे उस पर मैं बता दूं। 2013 में पहला यूनिकॉर्न बना था, आज 138 यूनिकॉर्न बने हैं, ये 138 यूनिकॉर्न। तो क्या जो आप बता रहे हैं कि क्या सरकार के करीब बने हैं? नहीं, सरकार की सहायता से, सहयोग से, सरकार के मार्गदर्शन में, सहयोग से, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से और सरकार के मिलने वाले प्रोत्साहन से बने हैं। सरकार ने प्रोत्साहित करके 138 यूनिकॉर्न बनाए हैं। 2013 में एक पहला यूनिकॉर्न बना था। तो कैसे बने हैं? सरकार की नीतियों से बने हैं। आप जो बातें कर रही हैं डाटा पर बात कीजिए ना कि कैसे बने हैं, कैसे विकास हो रहा है, कैसे चीजें आगे बढ़े। आप बताइए तो सही, कौन से किस डाटा पर आप बात करना चाहती है? और हम आपको 3 सुझाव दे रहे हैं कांग्रेस को ठीक करने के लिए। 3 सुझाव आप हमसे ले लीजिए मुफ्त में। राहुल गांधी से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, राहुल गांधी और परिवारवाद से मुक्ति, राहुल गांधी और परिवारवाद से मुक्ति, जीडीपी पर कैपिटा में गांधी परिवार, इससे आपका कांग्रेस पार्टी का सुझाव ठीक हो जाएगा और आपका भी भविष्य सुधर जाएगा। धनंजय जी, मैं जरा हर्षवर्धन जी को बुला लेती हूँ इस पे। उसकी नैया डूबी हुई है। हर्षवर्धन जी, आंकड़ों की बात हो रही है, परसेप्शन की बात हो रही है, नीति की बात हो रही है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है, और ईडी और सीबीआई की भी बात, और ईडी और सीबीआई की बात हो रही है। मीता जी के सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। 30 लाख पीपल पेंडिंग ट्राइब्यूनल केसेस और इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी। देखिए मनोगिया जी, सबसे पहले कि आज का कमीशन की भी बात हो रही है। आज का दिन इस तरह की चर्चा का नहीं है। राहुल जी सारी सरकार चलाते हैं, इसकी चर्चा का है। जब राहुल जी के पास सारी जानकारी है तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। यानी आज तक जो बोल रहे तो उन्होंने पूरा विपक्ष का जो एजेंडा था, जो लाइन लेंथ थी, खुद ही ध्वस्त कर दिया। आज वो बड़बोलेपन में जो बोलकर जो उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें हर कोई फोन करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो कुछ भी अभी तक कह रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं। के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, बीच में नहीं बोलते हैं, इसको अभद्रता कहते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोला। और जब हम इस देश के हालात की बात करते हैं तो आज दुनिया में कोई एक देश है जिसकी तरफ दुनिया बहुत उम्मीद से देखती है तो वो भारत है। जिस काम को भारत की सरकार को 80s में करना चाहिए था, 83 में चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर की पहली फैक्ट्री लगी, क्यों बंद हो गई? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। आज भारत में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री शुरू हो गई। आज भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तौर पर काम कर रहा है। हम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बेहतर है। क्योंकि जिनको जानकारी नहीं, जिनको अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की समझ नहीं है, वो बात कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए जो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो हमेशा 4% के आसपास रहा। सबसे कम महंगाई दर रही पिछले 12 वर्षों में, कोविड को छोड़ देते। और मनमोहन सिंह के समय में जो महंगाई की दर थी वो लगातार डबल डिजिट में रही। क्योंकि देश के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो इस तरह के झांसे में नहीं आते। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता रहा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और मुझे तो आश्चर्य होता है, भाटी जी तो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतना कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इंपोर्ट बिल की वजह से सोना और कच्चा तेल, ये दोनों का बिल बढ़ रहा है। इन्होंने सुन लिया कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। देश की अर्थव्यवस्था तो कहीं नहीं खराब है, लेकिन अगर इंपोर्ट बिल बढ़ता है, उसकी वजह से करेंसी पर असर पड़ता है, उसकी वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ता है, तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो साफ साफ देशवासियों से वो बात बता रहे हैं। और उसके बावजूद दुनिया के हर देश में मुश्किल हुई, हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस, इसका ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं आया। शायद इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अरे कैसे नहीं हुआ ये, तो कुछ अफवाह फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। चलिए राजकुमार भाटी जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो आपकी नजर में क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि मनोज्ञा जी को मेरी आवाज पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी बात अपनी कहने नहीं दी और गिरी जी को बीच में ले आए। नहीं, मुझे लगा था, मैंने आधा मिनट मांगा, वो भी नहीं दिया आपने। अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपना पूरा समय धनंजय गिरी को ही दे देता हूँ। धनंजय गिरी को बुलवा लीजिए आप, हमें कोई ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन जब बात नहीं सुनी जाती है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी इरिटेशन होती है। चलो खैर, जब आप कह रही हैं तो देखिए, अभी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और वरिष्ठ पत्रकार को ये पता है कि 12 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए।
लेकिन सवाल अभी भी कांग्रेस से ही पूछे जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ही जिम्मेदार है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब त्रिपाठी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे मित्र भी हैं, वो नाराज हो जाते हैं, फिर बुरा मान जाते हैं। या तो खुल के आप ये लगवाइए अपने टाइटल के बीजेपी समर्थक, या फिर पत्रकार बन के बैठना तो थोड़ी निष्पक्ष बात करिए। देखिए, जो अभी धनंजय गिरि जी कह रहे थे कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, वो सरकार के भंडार भरे हुए हैं। लोगों की जेब खाली है, लोगों का पेट खाली है, लोगों की आटे की टोकरी खाली है। हम देश की जनता की समस्या की बात कर रहे हैं। ये तो हमें पता है कि मोदी जी और मोदी जी के मित्रों के भंडार पूरी तरह भरे हुए हैं, उनके बैंक बैलेंस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है, लेकिन देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति लगातार गिर रही है। आप कह रहे हैं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है। गैस 500 रुपए किलो बिकी है इस देश में, और गैस के लिए झगड़े हुए हैं, लाठियां चली हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग रात को लाइन में बैठे रहे गैस के लिए, गैस नहीं मिली। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार को यह दिखाई नहीं दे रहा कि गैस की कोई किल्लत है। कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है। मोदी जी ने कहा था कारपूल करें, पेट्रोल कम खर्च करें, इसका मतलब यही तो था कि संकट है। मोदी जी कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करें, घर से बाहर ना निकलें, इसका मतलब यही तो है संकट है। और अब तो खबर यह भी आ रही है, सरकार तो अभी नहीं मान रही कि सोना बेच दिया गया है। अब इसकी भी धीरे धीरे जो पुख्ता प्रमाण मिलेंगे, क्या ये खबर सही है या गलत है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार तो कह रहे हैं कि खबर सही है, और अगर सोना बेचा गया तो इसका मतलब देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। संकट तो है, लेकिन ये बात सही है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। राहुल के बयान पर एनडीटीवी से बोले हैं राम माधव कि राहुल गांधी की सोच विदेशी है। मेरी सहयोगी सुचरिता से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा है, जरा आप सुनिए। नेता विपक्ष ने एक बयान आज ही दिया। उन्होंने कहा कि एक आर्थिक सुनामी इस देश में आने वाली है, और उस आर्थिक सुनामी के चलते एक जन आंदोलन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में सत्ता बदल जाए। अब ये बड़े भारी भरकम बयान हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं। ऐसे में ये एक अनिश्चितता कहीं तो नहीं खड़ी करती है देश के अंदर ऐसे बयान? नहीं, पहली बात तो विपक्ष के नेता ने ये तय कर लिया कि भाई चुनाव में बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, तो हमारे बस की बात नहीं है। तो अब इरादा अपनी इच्छा रख के बैठा है कि भारत में कोई ऐसा रिवॉल्यूशन आ जाए, रेवोल्यूशन से सरकार बदल जाए। कोई वही एक ही तरीका है मुझे प्रधानमंत्री बनने का। आम रास्ते पे तो बनना नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो ये अलोकतांत्रिक विचार वाला बयान है। भाई लोकतंत्र है ना, आपको इस सरकार से शिकायत है, जनता के सामने जाओ। जनता के सामने जाओगे तो बंगाल में जनता तो थप्पड़ मार रहा है मुंह पे। जनता के सामने जाओ, और राज्यों में जनता अपना निर्णय स्पष्ट दे रहा है, और निर्णय को स्वीकार करो ना। हर बार रिवॉल्यूशन आ जाए, ये कोई विदेशी सरकार बैठा हुआ है क्या भारत में? पर सोच विदेशी है, क्योंकि इसीलिए सोचते हैं फलाना देश में आया ना, भारत में क्यों नहीं आएगा। इच्छा है, क्योंकि मुझे वैसे एक सत्ता कैसे मिलेगा, इसीलिए रिवॉल्यूशन आ जाए। भारत लोकतांत्रिक देश है। इस देश के करोड़ों लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इतनी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि बंगाल में ममता बनर्जी को हरा के बीजेपी को जिताया, तो केरला में कम्युनिस्टों को हरा के कांग्रेस को भी जिताया। तो ये सजग लोकतंत्र है, इस पर विश्वास रखो ना, इस पर भरोसे से चलो ना। वो विश्वास नहीं है, इसलिए रिवॉल्यूशन वगैरह की बातें फालतू की निराधार बातें। मीता चक्रवर्ती जी, आपसे सवाल। अलोकतांत्रिक सोच है, विदेशी सोच है, और अगर जीत का भरोसा है तो फिर केरल भी देख लीजिए, बंगाल ही क्यों दिख रहा है? मैं जवाब दूं? जी, आप ही से सवाल है मीता जी। अच्छा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बीजेपी के साथ यही है कि जब भी उनको कोई सवाल करे, जो सवाल उनको पसंद नहीं आता, तो वो देशद्रोही हो जाता है, विदेशी हो जाता है, फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है। यही उनका एक लाइन ऑफ डिफेंस है। आप अभी बोल रहे थे कि क्यों कांग्रेस को वोट नहीं मिलता। अभी पिछले महीने जो असेंबली इलेक्शंस हुआ, वहां पर केरल में हमारी सरकार बने। 7 राज्य है, 3 में इंडिया अलायंस की सरकार है कांग्रेस की, और 4 राज्य में कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर्स है। और ये बात भी मत भूल जाइए कि 2024 वाज अ वेरी क्लोज कॉल फॉर द बीजेपी। तो 400 पार के दावे करने वाले वो लोग सिमट गए थे 240 पे।
तो अभी 2029 में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयड यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है और जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है मोदी जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उनका जो कम्युनल हेट पॉलिटिक्स है जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए। धनंजय जी, छोटा सा जवाब पटना जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी खबर आ रही है। धनंजय जी, क्लोजिंग रिमार्क। राजकुमार भाटी जी के बात का जवाब देता हूं, इसे तो विद्वान आदमी, लेकिन जो बातें वो कह रहे थे कि 817.53 लाख टन अगर गेहूं चावल का भंडार है तो मोदी जी और उनके मित्रों का है। भाई इधर क्या मोदी जी खा जाएंगे, उनके मित्र खा जाएंगे क्या? 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, मुझे रोकना पड़ेगा आप सबको, हमें सीधा पटना जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपको ये बता दें कि पटना में खान सर के 2 बॉडीगार्ड को हिरासत में लिए जाने के बाद रोशन आनंद के समर्थक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। मुसल्लापुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हो गए हैं, वहां काफी हंगामा मच रहा है। ये छात्र ज्ञान बिंदु कोचिंग के हैं। सोमू आनंद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सोमू, तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है जमीन पर। बिल्कुल, देखिए विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है और ये पटना का गांधी मैदान के पास जो कारगिल चौक है वहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जमा हुए हैं। भारी संख्या है इनकी, 5000 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जब ये इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा थे तो अभी एक अफवाह फैली कि इनकी स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद थोड़ी भगदड़ जैसी भी स्थिति बनी। छात्रों के चप्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो सब लोग मोना सिनेमा की तरफ, जो कि मेरी बाईं तरफ है, उस तरफ भागने की कोशिश उन लोगों ने की कि पुलिस की लाठी से वो बचें। इसमें कई छात्रों को चोटें भी आई हैं, लेकिन बड़ी संख्या अब ये स्टूडेंट्स की वापस अशोक राजपथ का जो पूरा इलाका है उस तरफ से ये लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन है, क्योंकि करीब 5 किलोमीटर दूर ये लोग चल करके आए, बहुत तेज नारेबाजी और सबके हाथों में कैंडल्स थे, पोस्टर थे। सब लोगों के पास में ये पोस्टर्स देखिए आप, ये पोस्टर्स ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोशन सर निर्दोष हैं और इसी के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी भगदड़ जैसी भी स्थिति बनी, कई छात्रों को चोटें भी आई हैं। हाँ, हम लोग रोशन सर को रिहा करने के लिए आए हैं। प्रशासन सरकार से अनुरोध है कि रोशन सर को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा 2 से 3 दिन में। खान सर के द्वारा गोली चलवाया गया है और रोशन सर को जेल भेजवाया गया है। लेकिन खान सर ने काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं रोशन सर पे। उन आरोपों को लेकर के ही उनको वापस जेल भेजा गया। इंसान आरोप झूठा मोटा लगाया गया है, बिना मतलब के आरोप लगाया गया है। खान सर झूठी आरोप लगाए, खान सर झूठा आरोप हमारे सर पर लगाया गया। सारा आरोप बेबुनियाद है। खान सर अपने गार्ड के द्वारा बंदूक से गोली चलवा कर हमारे खान सर हमारे रोशन सर को बदनाम किया, गिरफ्तार नहीं की गई। जब गोली का वीडियो वायरल हो गया कि कौन चलाया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बोला गया कि गोली वो चलवाए और जिसका व्यक्ति चलाया है गोली तो उसका गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया? खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत मशहूर दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। लेकिन आज सड़कों पर उतरे ये छात्र अपने गुरु के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जमाना बदल गया है लेकिन छात्र लड़ाई कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस शो पर इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।